रिकॉर्डिंग ओके। ओके, सो द यूनिट सेकंड में जो जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। क्योंकि यूनिट वाइज तो पूरा एक एक करके एक एक टॉपिक को डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, सो जो भी इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से उनको मैं कवर करूंगा। और बाकी के जो टॉपिक रह जाते हैं या जो सिंपल टॉपिक हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं, या वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है थ्योरी, तो उनको आप डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। ओके, और उसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम समझते हैं सोशल स्ट्रक्चर को। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो सोशल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। देखिए, स्ट्रक्चर का मतलब होता है काइंड ऑफ एक नेटवर्क। ओके, नेटवर्क किस चीज का, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सोशल की, मतलब सोसाइटी की। तो ये सोशल सोसाइटी के जो रिलेशनशिप होते हैं, इसके माध्यम से जो नेटवर्क बनता है उसको हम एक स्ट्रक्चर का नाम दे देते हैं। ओके, जिस स्ट्रक्चर के अंदर, प्लीज म्यूट एवरीवन, किसी का या आवाज आ रहा है, 1 सेकेंड। ओके, तो जो सोशल रिलेशनशिप का एक नेटवर्क तैयार होता है जिसको यहाँ पर नाम दिया गया है सोशल स्ट्रक्चर। ओके, अब सोशल रिलेशन की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि वहाँ पर ह्यूमन बींग्स होंगे। ओके, जब लोग इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, सबका अपना अपना काम होता है, जैसे फार्मर है, आर्टिसन है, मर्चेंट्स है, ओके, सोल्जर है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, तो सबका अपना वर्क होता है, सबका अपना फंक्शंस होते हैं, उसके आधार पर लोग इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, और ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क, इसके माध्यम से सोसाइटी चलती है। सोसाइटी का जो पैटर्न है वो इसके अकॉर्डिंग होता है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर या सोशल स्ट्रक्चर। तो सोसाइटी के जितने भी सब सिस्टम होते हैं, जितने भी सोशल संस्थाएं हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन है, सोशल एसोसिएशन है, जैसे कि इकोनॉमी है, ओके, हेल्थ हेल्थ केयर सेक्टर है, एजुकेशन है, कुछ भी हो सकता है, सर्विस है, गवर्नमेंट ऑफिस है, प्राइवेट सेक्टर है, तो जितने भी सब संस्थाएं हैं उसके अंदर सभी आपस में वर्क करते हैं, फंक्शन करते हैं, और उसमें एक इंडिविजुअल पर्सन जो सबसे छोटा यूनिट होता है सोसाइटी का। ओके, तो इन सब के माध्यम से उसको हम सोशल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं सर, जिसके माध्यम से सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल एसोसिएशन सब आपस में मिलकर के इसका निर्माण करते हैं, और बोल सकते हैं कि सोशल स्ट्रक्चर का ही हिस्सा होती है सभी की सभी संस्थाएं। ओके, उसको हम बोलते हैं सोशल स्ट्रक्चर। सो ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस एंड द एसोसिएशन आर इंटररिलेटेड एंड क्रिएटेड द पैटर्न ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। इन्हीं के माध्यम से सामाजिक संरचना का निर्माण होता है, सभी संस्थाओं से, एसोसिएशन से और इंस्टीट्यूशन से। यहाँ पर टालकोट पर्सन के द्वारा ही हैज डिस्क्राइब प्रिंसिपल टाइप ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। ओके, इन्होंने सोशल वैल्यू के आधार पर सोशल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया और बताया कि सोशल स्ट्रक्चर कितने प्रकार का होता है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ द 4 सोशल वैल्यू। कौन कौन सी है, पहले यहाँ पर यूनिवर्सिटिक सोशल वैल्यू, दूसरा है पर्टिकुलरिस्टिक सोशल वैल्यू, थर्ड नंबर पे यहाँ पर है अचीव्ड सोशल वैल्यू, और फोर्थ नंबर पे है अस्क्राइब्ड सोशल वैल्यू। एक एक करके चारों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, टारकोट पर्सन का जो पहला प्रिंसिपल है, या बोल सकते हैं जो सोशल सोशल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने का पहला, ऑन द बेसिस ऑफ द सोशल वैल्यू, वो है यूनिवर्सिटिक सोशल वैल्यू। इसका मतलब होता है कि वो वैल्यू जो कि हर एक सोसाइटी में पाई जाती है, या पूरी दुनिया में कहीं पर भी जहाँ पर लोग रहते हैं, जहाँ पर सोसाइटी एग्जिस्ट करती है, वो सभी पर एप्लीकेबल होता है। उस वैल्यू को हम बोलते हैं यूनिवर्सिटिक सोशल वैल्यू, जो सार्वभौमिक होती है, हर जगह एप्लीकेबल होती है। ओके, 1 सेकेंड। ओके, सेकंड नंबर पे है पर्टिकुलरिस्टिक सोशल वैल्यू। पर्टिकुलरिस्टिक सोशल वैल्यू का मतलब होता है कि हर एक समाज के अंदर वो डिफर डिफर करती है, कुछ ऐसी वैल्यू जो कि एक समाज में होती है दूसरे समाज में नहीं होती। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर अगर बात करें तो कुछ ऐसी वैल्यू होगी जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड में उसको फॉलो नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर लोग जो है सभी के सभी फैमिली के अंदर रहते हैं, जैसे कि शादी के बाद भी, या मान लीजिए एक बच्चे की उम्र 18 साल है, 20 साल है, तो वो भी फैमिली के साथ ही रहेगा, उसका वो एक मेंबर रहेगा साथ में, पेरेंट्स और बच्चे साथ में रहते हैं। लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में तो एक उम्र के बाद, एक एज के बाद जो है बच्चे अलग रहने लगते हैं। तो ये वैल्यू है, ये डिपेंड करता है रीजन टू रीजन। ओके, डिपेंड करता है कल्चर टू कल्चर और जियोग्राफी टू जियोग्राफी। तो ऐसी वैल्यू जो कि डिपेंड करती हैं, या बोलते डिफर करती हैं सोसाइटी टू सोसाइटी, उसको हम बोलते हैं पर्टिकुलरिस्टिक सोशल वैल्यू।
कुछ ऐसी वैल्यू होती है जो कि कॉमन होती है हर जगह, कुछ ऐसी वैल्यू होती है जो कि केवल एक पर्टिकुलर एरिया में लोग उसको फॉलो करते हैं, ओके, और प्रैक्टिस करते हैं, और दूसरी सोसाइटी उसको अडॉप्ट नहीं करती है, उसको एक्सेप्ट नहीं करती। तीसरा नंबर पे यहाँ पर अचीव्ड सोशल वैल्यू। अचीव्ड सोशल वैल्यू का मतलब होता है कि जो कि हम एक मेहनत से, एफर्ट से, मेरिट के आधार पर उसको हम प्राप्त करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई गेम है, गेम में कोई मेहनत करके, एफर्ट करके गोल्ड मेडल लाता है, तो उसकी मेहनत होती है, उसका एफर्ट होता है, उसने मेहनत की होती है, तो वो उसको प्राप्त करता है, उसको हम बोलते हैं अचीव्ड सोशल वैल्यू। ओके। नेक्स्ट है इसमें एस्क्राइब्ड सोशल वैल्यू। इसका मतलब होता है, 1 सेकंड, ये सोशल वैल्यू का मतलब होता है कि जो चीज़ हमको जन्म से मिलती है या हेरिडेटरी होती है, ओके, कि जो भी मान ली पेरेंट्स, पेरेंट्स के जो कुछ धन है, उनके पास संपत्ति है, उस पर बच्चे का अधिकार है या उसको दिया जाता है, तो वो हेरिडेटरी है, उस पर उसका कोई एफर्ट या उसकी कोई मेहनत नहीं लगी है, उसको ऐसे ही मिल गया है सब कुछ, राइट। तो उसको हम बोलते हैं एस्क्राइब्ड सोशल स्टेटस या वैल्यू। तो यहाँ पर 4 सोशल स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ सोशल वैल्यू यहाँ पर दिए गए हैं, और एग्जाम में यहाँ से कई बार पूछा गया क्वेश्चन, तो आप एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए। वैल्यू तो चलो ठीक है, पता ही होगा। यूनिवर्सिटिक का मतलब क्या होता है, जो चीज़ हर जगह एप्लीकेबल है। पर्टिकुलरिस्टिक का मतलब होता है जो कि डिपेंड करता है सोसाइटी टू सोसाइटी। अचीव्ड का मतलब होता है जो चीज़ हम प्राप्त करते हैं थ्रू दी हार्ड वर्क, थ्रू दी मेरिट, थ्रू दी एफर्ट। और ascribed का मतलब होता है जो चीज़ हमको जन्म से मिलती है, दैट इज हेरिडेटरी। तो ये चीज़ें बेसिक आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स। ओके। यहाँ पर ग्रुप के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए थे, तो मैंने ये स्पेशल स्लाइड जो है अलग से यहाँ पर डाल दिया है। ओके। तो यहाँ पर FH गिडिंग्स के द्वारा ग्रुप को 2 रूप में क्लासिफाइड किया गया है। एक जेनेटिक के आधार पर, दूसरा होता है कॉन्ग्रीग्रेट। जेनेटिक ग्रुप वो ग्रुप होते हैं इज द फैमिली इन विच मैन बोर्न इनवॉलंटरी, उसको हम बोलते हैं जेनेटिक ग्रुप। जैसे एक बच्चे का जन्म होता है घर के अंदर, फैमिली के अंदर, तो उसके लिए वो जेनेटिक ग्रुप कहलाएगा, क्योंकि उसने वो चूज नहीं किया है, इनवॉलंटरी उसका जन्म हुआ है, तो वो ग्रुप जो होगा या जो फैमिली होगी उसको हम बोलेंगे जेनेटिक ग्रुप। दूसरा होता है कॉन्ग्रीगेट ग्रुप, जिसको हम जो है वॉलंटरी ज्वाइन करते हैं, अपनी स्वेच्छा से ज्वाइन करते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्ग्रीगेट ग्रुप। ओके। जैसे किसी क्लब को ज्वाइन करना, या किसी कॉलेज को ज्वाइन करना, या किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करना जिसमें हम खुद जाते हैं, खुद वॉलंटरी ज्वाइन करते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रीगेटेड ग्रुप। यहाँ पर कूले के द्वारा ग्रुप को क्लासिफाइड किया गया है, प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप। इसको देख लेते हैं कि करके। प्राइमरी ग्रुप देखिए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं, तो कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ लेना। ओके। प्राइमरी ग्रुप का मतलब होता है कि वो ग्रुप, छोटा सा समूह, छोटा सा ग्रुप, जहाँ पर लोग डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं। ओके। 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, जैसे फैमिली मेंबर, ओके, उनके बीच में जो इंटरेक्शन है, ग्रुप है, दोस्त है, उनके बीच में इंटरेक्शन है, वो डायरेक्ट या प्राइमरी ग्रुप कहलाएगा। जहाँ पर इनफॉर्मल इंटरेक्शन होता है, कोई पर्पज नहीं होता है इंटरेक्ट। जैसे कि मान लीजिए गांव के अंदर 10 लोग बैठे हुए हैं, आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं, तो वो एक प्राइमरी ग्रुप कहलाएगा, क्योंकि उनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसका कोई बेसिस नहीं है, बस बैठ के ऐसे ही बातें कर रहे हैं। यहाँ पर फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, एक कंपेनियनशिप होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रुप। जिसमें जो इंटरेक्शन हो रहा होता है इनफॉर्मल होता है, उसका कोई खास पर्पज नहीं होता है, बस ऐसे ही, बिकॉज ऑफ दे आर द पार्ट ऑफ द ग्रुप, सो दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। ओके। नेक्स्ट है सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप वो ग्रुप कहलाता है जहां पर बोल सकते हैं कि एक बड़े स्केल पर, जैसे कि मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी, ओके, वो उसका एक समूह होता है, एक सिटी है, एक पूरा देश है, तो बोल सकते हैं जहां पर बड़े स्केल पर इंटरेक्ट, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई कॉर्पोरेटिव सेक्टर है, तो उसके ऑफिस अलग हर एक सिटी में होंगे, कुछ होंगे पटना के अंदर, कुछ होंगे हमारे दिल्ली के अंदर, कुछ ऑफिस होंगे बेंगलोर में। तो चूंकि सभी के सभी वर्कर एक ही कंपनी का हिस्सा है, लेकिन उनके बीच में कोई इंटरेक्शन है नहीं, लेकिन हो सकता है कि वॉइस, या बोल सकते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो एक दूसरे से मिलते हो, या फिर ईमेल के माध्यम से इंटरेक्ट होते हो, तो वो सेकेंडरी ग्रुप कहलाएगा। जब लोग किसी फॉर्मल, किसी खास उद्देश्य पर्पज के लिए मिलते हैं, या उसके बीच में फॉर्मल इंटरेक्शन होता है, वो जनरली कहलाता है सेकेंडरी ग्रुप। जहाँ पर लोग डायरेक्टली मिलते नहीं है, सुपरफिशियल इंटरेक्शन होता है उनका, उसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रुप। ओके। जी हाँ सर, क्या हम टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन को प्राइमरी ग्रुप में देख सकते हैं? टीचर, हाँ, टीचर और ग्रुप का इंटरेक्शन जो डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, उसको आप प्राइमरी ग्रुप में कंसिडर कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट इसमें रेफरेंस ग्रुप। देखिए रेफरेंस ग्रुप का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये दिया था
हेमन के द्वारा। इसके अलावा इसमें टर्नर और मार्टिन सैरिफ के द्वारा भी इसमें कुछ एलोबरेट किया गया, इस कंसेप्ट को और एक्सप्लेन किया गया। और इनके नाम अगर एग्जाम में आए तो याद रखना, इसी वजह से मैंने ये भी नाम लिख दिए है, ताकि अगर इनके से ये नाम ही आता है हीमन के द्वारा तो इनको आप मार्क कर सकते हैं। लेकिन वो फॉर्मल तो होता है, वो डायरेक्ट इंट्रैक्शन भी है ना, वो फॉर्मल भी है, इनफॉर्मल भी है, वो डायरेक्ट इंट्रैक्शन होता है। ओके, तो उसको आप प्राइमरी ग्रुप में ही कंसिडर करेंगे। ओके, जहाँ पर 1-to-1 इंट्रैक्शन हो रहा होता है वो वहाँ पर जनरली वो प्राइमरी ग्रुप कहलाएगा। और स्पेशली अगर बच्चे और टीचर की बात करें तो प्राइमरी ग्रुप में ही कंसिडर होता है, जहाँ पर 1-to-1 इंट्रैक्शन प्रॉपर हो पाता है। दे आर डिस्कसिंग ऑन अ कॉमन क्वेश्चन। ओके, रेफरेंस ग्रुप का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए व्हेन वन फाइंड्स अनदर पर्सन प्रोग्रेस इन लाइफ, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई मॉडल जिसको आप चाहते हैं उसकी तरह बनना चाहते हैं, या जैसे आपने देखा कि पुराने बैच में कुछ स्टूडेंट का जेआरएफ हुआ, तो आप भी चाहते हैं कि आपका जेआरएफ हो, आपका नेट क्लियर हो, तो आपके लिए वो एक ग्रुप, वो एक कुछ लड़के जिनका सिलेक्शन हुआ है, वो ग्रुप पूरा का पूरा आपके लिए एज ए रेफरेंस ग्रुप कहलाएगा। ओके, सो व्हेन वन फाइंड समवन हु इज प्रोग्रेसिंग इन लाइफ, सो ही हैज आल्सो डिजायर टू प्रोग्रेस लाइक दैम, हम उनकी तरह आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो हमारे लिए वो एक समूह, वो एक छोटा सा ग्रुप हमारे लिए एज ए रेफरेंस ग्रुप कहलाएगा। तो ये बहुत ही बेसिक, बहुत सिंपल है। रेफरेंस ग्रुप का मतलब क्या होता है, तो उनकी तरह या बोल सकते हैं उस प्रकार का बिहेवियर को हम अडॉप्ट करते हैं, लर्न करते हैं। ओके, एंड वी वांट टू रीच दैट स्टेटस एंड पोजीशन लाइक अदर पीपल, तो हमारे लिए वो स्टेट, वो पोजीशन जो है एक रेफरेंस ग्रुप कहलाएगा। वो लोग, वो समूह हमारे लिए एज ए रेफरेंस ग्रुप कहलाएगा, जिनकी तरह हम बनना चाहते हैं, जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं। ओके, तो ये आपका ग्रुप के बारे में हो गया। हम बात करेंगे सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम टालकोट पार्सन के द्वारा ये कंसेप्ट दिया गया सिस्टम का मॉडर्न सोशोलॉजी में। सोशल सिस्टम का मतलब क्या होता है? वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मैम। अब प्लीज आप लोग क्लास टाइम से ज्वाइन करिए, कुछ लोग बहुत लेट क्लास ज्वाइन करते हैं। आई थिंक क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, 1 सेकंड, लेट मी चेक। यस यस, ओके। सोशल सिस्टम का मतलब क्या होता है? सोशल सिस्टम का मतलब होता है कि देखिए, सिस्टम का मतलब ही होता है काइंड ऑफ, 1 सेकंड, जहाँ पर छोटे छोटे सब सिस्टम या छोटे छोटे ग्रुप मिल करके एक नेटवर्क तैयार करते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं सिस्टम। अब बात करेंगे हम सोसाइटी की, तो सोसाइटी के अंदर बहुत सारे ग्रुप होते हैं, बहुत सारे समूह होते हैं। जैसे कि सबसे छोटा यूनिट होता है फैमिली, कम्युनिटी है, सिटीज है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज है। ओके, मेडिकल बोल सकते हैं कि जो इसके अलावा इंडस्ट्री है। ओके, तो ये सब मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं, छोटे छोटे सब सिस्टम होते हैं, उसको हम बोलते हैं सोशल सिस्टम। ओके, सबका अपना अपना फंक्शन होता है, अपना अपना वर्क होता है। ओके, एंड दे आर वांट टू वर्क टुगेदर, दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, वो उसको हम बोलते हैं सोशल सिस्टम। सो एग्जांपल ऑफ सोशल सिस्टम: न्यूक्लियर फैमिली यूनिट्स, कम्युनिटी, सिटीज, नेशन, कॉलेज, कैंपस, कॉर्पोरेशन, इंडस्ट्री, सब। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सिस्टम की, सोशल सिस्टम की, जैसे कि ह्यूमन बॉडी होती है, इसको एग्जांपल लेके हम समझ सकते हैं कि इसके जो सब सिस्टम है, सर्कुलेटरी नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सब मिलकर के जो है एक ह्यूमन बॉडी का निर्माण करते हैं, सब सिस्टम मिलकर के बनाते हैं। और जो भी वेरियस सब सिस्टम है, दे एंटर इनटू स्पेसिफिक रिलेशन विथ ईच अदर, और जो भी ऑर्गेनिक फंक्शन, जो भी रिक्वायरमेंट होती है हमारे बॉडी की, उसको फुलफिल करते हैं। इसी प्रकार से हमारे समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर सभी के सभी जितने भी सब सिस्टम है, सब आपस में इंटरेक्ट जुड़े होते हैं, सब अपना अपना फंक्शन करते हैं, और इसी हिसाब से सोसाइटी आगे बढ़ती है, प्रोग्रेस करती है। तो उसको पूरे को हम बोलेंगे सिस्टम। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल लिया गया है, उसी प्रकार से हम सोशल सिस्टम को भी देख सकते हैं। ओके, अब सोशल सिस्टम फंक्शन कैसे करता है, वर्क कैसे करता है, कि क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, क्या बेसिक फोर कंडीशन यहाँ पर दी गई है, जिसके माध्यम से कोई सोसाइटी को जरूरत होती है कि सर्वाइव करे या प्रोग्रेस करे, आगे बढ़े, सस्टेन करे। तो यहाँ पर जो 4 कंडीशन, बेसिक कंडीशन दी गई है, जिसको AGIL मॉडल बोला गया है, पैराडाइम मॉडल बोला गया है पार्सन के द्वारा, टालकोट पार्सन। एग्जाम में अगर आ जाए कि AGIL मॉडल किसके द्वारा दिया गया, देन टालकोट पार्सन के द्वारा ये AGI मॉडल या पैराडाइम को बनाया गया था। इसके माध्यम से इन्होंने 4 बेसिक कंडीशन डेवलप की, आइडेंटिफाई की, और बताया कि सोसाइटी को जरूरत होती है अपने अपने आप को मेंटेन करने के लिए, ऑर्डर को मतलब सर्वाइव करने के लिए 4 कंडीशन। पहला है अडोप्टेशन, पहले अडोप्ट करना, गोल अटेनमेंट, इंट्रीगेशन और लेटेंसी। लेटेंसी का मतलब होता है कि जो चीज़ एग्जिस्ट करती है उसको बनाए रखना। ओके,
और कुछ चीज़ें जो होती है इस सोसाइटी के अंदर सुसुप्त होती है, वो दिखती नहीं है, लेकिन वो मेंटेन उसको बनाए रखने के लिए तो इस एक एक करके देखते हैं। तो ये 4 कंडीशन यहाँ पर पार्सन के द्वारा बोली गई कि किसी भी सोसाइटी के लिए बेसिक कंडीशन दैट सोसाइटी नीडेड इन ऑर्डर टू सर्वाइव। ओके, तभी सोसाइटी सर्वाइव नहीं सभी कर पाएगी, अदरवाइज सोसाइटी विल कोलैप्स। एक एक करके देख लेते हैं। पहला है अडोप्टेशन। अडोप्टेशन का मतलब होता है सिंपल भाषा में बोले तो एवरी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट इट्स वन जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट। कोई भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म होगा वो हमेशा अपना उसका जो एनवायरनमेंट होता है, जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट होता है, उसको अडॉप्ट करता है। और इसी प्रकार से सोशल सिस्टम भी चलता है। जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा है, बच्चे का जन्म होता है, वो जिस जिस जगह पर उसका जन्म होगा धीरे धीरे वहाँ के माहौल को, वहाँ के एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करता है और वहाँ के हिसाब से वो रहना सीखना सीख जाता है। उसका सोशलाइजेशन उसी के अनुसार होता है, मतलब अडोप्टेशन उसका वैसे ही होता है। या फिर हम बात करें कोई भी एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट किसी कॉलेज में जाता है पढ़ने के लिए, तो वहाँ के एनवायरनमेंट को, वहाँ की ज्योग्राफी के अनुसार वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है उसको धीरे धीरे लर्न करता है, उसको अडॉप्ट करना सीख जाता है और अडॉप्ट करता है। उसको बोलते हैं अडोप्टेशन। सो पहला कंडीशन है सोसाइटी का अडोप्टेशन, चीजों को अडॉप्ट करना। ओके, दूसरा यहाँ पर दिया गया है गोल अटेनमेंट। ओके, गोल अटेनमेंट और अडोप्टेशन दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए या उसको बनाए रखने। ओके, जैसे कि अगर बात करें है हर एक इंडिविजुअल का एक एक गोल होता है, हर एक पर्सन का। जैसे बात करें स्टेट का, एक नेशन का गोल होता है नेशनल सिक्योरिटी को बनाए रखना। इकोनॉमी का रोल होता है यहाँ पर कैसे गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करना, उसको ओके जो भी पर्पज है उसको फुलफिल करना। पॉलिटी का काम होता है गवर्नेंस का, ओके उसको बनाए रखना। इसके अलावा गुड्स सर्विसेज का मोबिलाइज कराना। तो सोसाइटी के अंदर जितने भी सब सिस्टम है उनका अपना अपना रोल होता है, अपना अपना फंक्शन होता है। उसको मेंटेन करना, उसको बनाए रखना, उनके जो गोल होते हैं उसको अचीव करना। तो एडोप्टेशन और गोल अटेनमेंट मिल करके सोशल ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। ओके, दूसरा यहाँ पर तीसरी कंडीशन है इंट्रीगेशन। ओके, इंट्रीगेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इंट्रीगेशन का मतलब होता है अदरवाइज सोसाइटी जो है कंट्रोल नहीं होगी, या उसके अंदर जो एक जुड़ाव का भावना होती है सोसाइटी के अंदर, लोगों के अंदर वो जुड़ नहीं पाएंगे। इंट्रीगेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इंटीग्रेशन कैसे होता है? इमोशंस के आधार पर, सेंटीमेंट्स के आधार पर लोगों के बीच में एक बी फीलिंग्स होती है, एक कम्युनिटी होती है, उसके अंदर लोग जुड़ते कैसे हैं? इमोशंस से, सेंटीमेंट्स से, कुछ जो हिस्टोरिकल फोर्स होती है उसके माध्यम से लोग जुड़ते हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं। ओके, वही इंसान को आपस में जोड़ के रखती है, नहीं तो जो है इजिली तरीके से कोई भी सोसाइटी ब्रेक डाउन हो सकती है। ओके, तो ये सभी के सभी फोर्स जो होते हैं जो कि सोसाइटी को बांध के रखते हैं। अगर मान लीजिए एक फैमिली है, अब फैमिली के अंदर कोई भी क्राइसिस आ जाता है, कुछ भी घटना घट जाती है, कोई चैलेंज फेस करते हैं लोग, तो पूरी की पूरी फैमिली मिल करके उससे चैलेंज से लड़ती है। जो भी उनके पास रिसोर्सेस होते हैं, जो कि पैसा हो चाहे कुछ हो, ओके उसके माध्यम से समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे किसी को अगर डिजीज हो जाए या किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो फैमिली के मेंबर सब मिल करके जो आते हैं और समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार से सोसाइटी के अंदर जितने भी जो इस प्रकार के फोर्सेस होते हैं, जैसे कि कल्चर है, हेरिटेज है, पैट्रियोटिज्म है, देशभक्ति है, नेशनल सोलिडारिटी है, सोशल वेलफेयर, जो गरीब है उनके हेल्प करना, मदद करना, ओके इसके माध्यम से क्विक रिस्पॉन्स करना। सो कॉपरेशन इज एफर्ट इन ऑफन डेमोन्स्ट्रेट ऑफ इंटीग्रेशन। कॉपरेशन के माध्यम से हम जो है इंटीग्रेट करते हैं लोगों को, सोसाइटी को, सोसाइटी के लोगों को, सोसाइटी के सब सिस्टम को कनेक्ट करते हैं। ओके, लेकिन हर एक सोसाइटी में कुछ ना कुछ ऐसे जरूर लोग होते हैं, या बोल सकते हैं कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि जो रेगुलेटिव नॉर्म्स होती है, जो कि सोशल ऑर्डर को बनाए रखती है, उसको वायलेट करते हैं। ओके, तो लॉ के माध्यम से जो लॉ होता है वो कोशिश करता है कि सोसाइटी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, या जो फ्रिंज एलिमेंट हैं जो कि सोशल ऑर्डर को वायलेट कर रहे हैं, नॉर्म्स को वायलेट कर रहे हैं, ओके उनको इस प्रकार से जो थ्रेट है उसको कंट्रोल करना। ओके, जिसको हम बोलते हैं सोशल कंट्रोल। ओके, सोशल कंट्रोल का काम क्या होता है? सोसाइटी को कंट्रोल करना, सोशल ऑर्डर को मेंटेन बनाए रख उसको मेंटेन करना, और लॉ के माध्यम से जो सोशल सिस्टम है उसको मेंटेन करना, जो वायलेंस है उसको, जो थ्रेट्स है उसको कम करना। इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन, जिसके माध्यम से सोसाइटी जुड़ी रहती है, ब्रेक नहीं होती। तीसरा यहाँ पर फोर्थ नंबर है लेटेंसी, लेटेंट पैटर्न या मेंटेनेंस। ओके, लेटेंट पैटर्न या उसको टेंशन मैनेजमेंट बोलते हैं। ये प्राइमरी फंक्शन होता है किसी भी सोशल सिस्टम का। ओके, इसको समझ लेते हैं। देखिए, लेटेंट पैटर्न का मतलब क्या है कि देखिए जैसे कि सोसाइटी है और उसकी जो नॉर्म्स, उसकी जो वैल्यू है, लोग उसको फॉलो करते हैं, पैटर्न को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। और जो भी सोसाइटी की जो इंस्टीट्यूशंस है, ओके उनको फॉलो करना, उनको रिस्पेक्ट करना, और इसी के हिसाब से सोशलाइजेशन वर्क करता है। ओके, लोग एक बिहेवियर को अडॉप्ट करते हैं कि जैसे मान लीजिए एक कम्युनिटी है,
कम्युनिटी के अंदर लोग रहते हैं, एक सोसाइटी, और सोसाइटी के कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उसकी वैल्यू होती है, उसके एक बोल सकते हैं कल्चर होता है, ट्रेडिशन होता है, लोग उसको फॉलो करते हैं, उसको अडॉप्ट करते हैं। ऐसे ही सोसाइटी आगे बढ़ती है, जनरेशन टू जनरेशन लोग आगे फॉरवर्ड करते जाते हैं अपने बच्चों को, बच्चे उसके आगे वाली पीढ़ी को फॉरवर्ड करते हैं, ऐसे सोसाइटी आगे बढ़ती है। तो जो पैटर्न होता है सोसाइटी का वो मेंटेन रहता है, आगे बढ़ता रहता है। ओके। और जो भी अगर किसी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन आता है, डिस्टर्बेंस होता है, टेंशन आती है, तो फैमिली है, कल्चर है, रीजन है, और सॉरी रिलीजन है, या जो भी सोसाइटी के जो कल्चर होते हैं उसके माध्यम से लोग उसको ओवरकम करते हैं या उसको मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं मेंटेनेंस करना। मेंटेनेंस जब की जरूरत पड़ती है, जब मान लीजिए सोसाइटी के अंदर किसी प्रकार से कोई टेंशन हो जाए, किसी प्रकार से कोई डिस्ट्रक्शन हो, डिस्टर्बेंस हो, तो सोसाइटी के जो एलिमेंट है उन्हीं के माध्यम से जो है हम उस मैनेजमेंट करके उस पैटर्न को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। उसको हम बोलते हैं लेटेंट पैटर्न मेंटेनेंस। लेटेंट पैटर्न का मतलब होता है जो चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसको बनाए रखना, और अगर किसी प्रकार का डिस्ट्रक्शन और डिस्टर्बेंस हो रहा है तो उसको मेंटेन करना मैनेजमेंट के माध्यम से। ओके। अगर पैटर्न मेंटेनेंस और टेंशन मैनेजमेंट सही से मैकेनिज्म नहीं कर पाएगा, वर्क नहीं कर पाएगा, तो जो सोसाइटी, कोई भी सोसाइटी होगी वो धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगेगी, क्योंकि उसके अंदर फिर इंटीग्रेशन नहीं रहेगा। ओके। इंटीग्रेशन नहीं होगा तो ऑफकोर्स उनके जो गोल है या जो अडोप्टेशन, प्रॉपर तरीके से अडोप्टेशन नहीं हो पाएगा सोसाइटी के अंदर लोगों का, सोसाइटी का, सब सिस्टम का, और उनके जो गोल है उसको प्रॉपर तरीके से अचीव नहीं कर पाएंगे। गुड्स एंड सर्विसेज लोगों तक नहीं पहुंचेंगी, या उसका प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं होगा, नेशनल सिक्योरिटी नहीं होगी, तो इस प्रकार से कोई भी सोसाइटी धीरे धीरे करके ब्रेक हो जाएगी। तो ये चार कंडीशन रिक्वायर्ड होती है किसी सोसाइटी को, ओके, सर्वाइव करने के लिए, सोसाइटी को आगे बढ़ने के लिए। ये टालकोट पर्सन के द्वारा दिया गया था। ओके। यहाँ तक क्लियर है? इसमें अगर किसी को डाउट है तो आप वो भी पूछ सकता है, देन विल स्टार्ट अदर टॉपिक। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है तो इसको प्लीज अच्छे से समझ लेना। ओके। वैसे डिटेल में नहीं आता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो एजीआई मॉडल किसके द्वारा दिया गया है, और इसका फुल फॉर्म क्या है, ये ए का मतलब क्या होता है, जी का मतलब क्या है, आई का मतलब क्या है, और एल का मतलब क्या है। ओके। ओके। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। ओके। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कुछ थ्योरी। ओके। ये जो टॉपिक थे दोनों ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया था। अभी हम लोग थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं, यूनिट सेकंड में जितनी थ्योरी है सभी को एक एक करके समझेंगे। और चूंकि मैंने सभी थ्योरी ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई है डिटेल में, तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, समझना है, तो वीडियो देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर मैं इसको समराइज तरीके से इसको जल्दी से जल्दी ये जितनी थ्योरी है उनको कवर कर दूंगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। ओके। 1 मिनट, 1 सेकंड गाइस। ओके, सो यहाँ पर पहली जो थ्योरी है सिगमंड फ्रॉड के द्वारा दी गई थी, दैट इज साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, विच इज गिवन बाय द सिगमंड फ्रॉड, जिसको हिंदी में मनोलैंगिक या मनोगतिक का सिद्धांत बोला जाता है। ओके। इन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो है, एक यहाँ पर कुछ इन्होंने स्टेजेस दी गई, फेज दिए गए डेवलपमेंट की, कि एक बच्चे का जो है विकास कैसे होता है, डिफरेंट फेज दिए गए, डिफरेंट स्टेज दी गई, उसको एक एक करके समझेंगे हम। ओके। सिगमंड फ्रॉड ने बताया, उनका ऐसा मानना था कि किसी भी पर्सन, किसी बच्चे के जो कंप्लीट डेवलपमेंट होता है, जो साइकिल होती है, उसमें हर एक स्टेज में, कुछ यहाँ पर इन्होंने स्टेज दी और बताया कि हर एक स्टेज में बच्चे के एक बॉडी पार्ट में, एक सिंगल ऑर्गन पे या कोई बॉडी पार्ट में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सेक्सुअल स्टिमुलेशन होता है, जिसको इन्होंने उसका नाम दिया सेक्सुअल अर्ज, लिबिडो। ओके। और उन्होंने बताया कि वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है उस पर्टिकुलर सिंगल ऑर्गन पर या किसी बॉडी पार्ट पर। ओके। उस चीज़ को इन्होंने बताया, या तो माउथ हो सकता है, जेनिटल और रीजन्स हो सकते हैं, या एनस हो सकता है। और जो सेक्सुअल डिजायर होती है वो डिपेंड करती है ऑन द एनोरस जोन और पर्टिकुलर एज। जो डिफरेंट एजेस दी हैं यहाँ पर, एक एक करके उसको समझ लेंगे यहाँ पर। ओके। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 स्टेजेस जो है सिगमंड फ्रॉड के द्वारा साइकोसेक्सुअल स्टेज दी गई। पहला है ओरल, एनाल, पैलिक, लेटेंट और जेनाइटल। ये पांचों स्टेज को समझेंगे एक एक करके।
सेकंड फ्रॉड यहाँ पर बताते हैं कि किसी पर्सन की जो पर्सनालिटी का विकास होता है उसके पीछे एक ड्राइविंग फोर्स होती है। ड्राइविंग फोर्स यहाँ उन्होंने बताया कि जिसको इन्होंने एनर्जी का नाम दिया लिबिडो, ईद भी बोल सकते हैं इसको, या सेक्सुअल अर्ज बोल सकते हैं। और हर एक स्टेज में बॉडी के किसी हिस्से पर ये जो सेक्सुअल अर्ज है या ईद है या लिबिडो इसको बोला गया है, वो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट होती है। ओके। अगर कोई बच्चा जो है उसको सही तरीके से परफॉर्म कर पाता है, उस एनर्जी को सही से यूटिलाइजेशन कर पाता है, तो उस स्टेज को सही से पार कर पाएगा और उसके अंदर एक जो है अच्छा एक हेल्दी पर्सनालिटी उसका डेवलप होगा और उस स्टेज को अच्छे से पार कर पाएगा। अगर किसी प्रकार से जो है फिक्सेशन आता है, अगर उस स्टेज को सही से परफॉर्म नहीं कर पाएगा या उसको परफॉर्म नहीं कराया जाएगा बाय द पेरेंट्स या उसके जो केयर टेकर उसको देखने वाले हैं, देखभाल करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होने वाली थी वो नहीं हो पाएगी और किसी प्रकार का फिक्सेशन आ जाएगा। कि मतलब पहले की जो स्टेज है उसको अगर सही से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो जो स्टेज में होना चाहिए था, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दिया गया स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, इस प्रकार की फिक्सेशन उसके अंदर डेवलप हो सकती है बच्चे के अंदर। और अगर वो सही से उस पर्टिकुलर स्टेज को परफॉर्म कर पाएगा, तो जो वर्च्यू है, जो उसकी पर्सनालिटी में डेवलप होना चाहिए, वो उसके धीरे धीरे डेवलप हो पाएगा और आगे की स्टेज में वो बेहतर परफॉर्म करेगा। ओके। तो ये बेसिक आइडिया है सिगमंड फ्रॉड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी के बारे में। और इस थ्योरी में बताया गया है कि जो पर्सनालिटी होती है वो शुरुआत की जो एज होती है जन्म से लेके 5 साल तक, उसी में डेवलप हो जाती है, उसी में स्टेब्लिश हो जाती है किसी पर्सन की पर्सनालिटी, किसी बच्चे की पर्सनालिटी। और जो बचपन का जो अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, वही कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जीवन के लेटर पीरियड ऑफ लाइफ। जैसे कि इन दी एज ऑफ 30, 40, 50 पर्सन कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे एक्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं उसका इन्फ्लुएंस बचपन से होता है, बचपन में कैसे उसकी पर्सनालिटी डेवलप हुई है। ओके। उसकी वजह से वो आगे फ्यूचर में भी उसी प्रकार से एक्ट करेगा, ऐसे बिहेव करेगा, ऐसे कहीं ना कहीं उसका थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस रहता है। ओके। ये साइकोसोशल थ्योरी का बेसिक। सर प्लीज एक्सप्लेन इन इंग्लिश। मैम, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी में लिया हुआ है, राइट? तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन इंग्लिश। ओके। That's why the content is in English, right? You can easily understand. अगर हम इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे then it is very difficult for all the student जो हिंदी मीडियम से हैं, they can't understand. Okay, but I will try. यहाँ पर आप देख सकते हैं, you can see here, this is the chart जहाँ पर डिफरेंट स्टेज दी गई है। Okay, like these are the stage like one set. Oral stage, first stage, second is anal, पैलिक स्टेज, लेटेंट स्टेज और जेनाइटल स्टेज। देखिए सब कुछ यहाँ पर इंग्लिश में ही लिखा हुआ है ना, सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। और जो मैं सेंटेंस बोलता हूँ उसमें आधा तो मैं इंग्लिश में भी बोलता हूँ उसको, सो यू कैन इजीली मैनेज। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा बिकॉज एवरीथिंग इज रिटन इन इंग्लिश। सो दीज आर द 5 स्टेज, ओरल, ओरल, एनाल, पैलिक, लेटेंट, जेनाइटल। और दीज आर द एज कि किस उम्र में किस स्टेज में बच्चा होता है, जन्म से लेकर 1 साल तक। ओरल स्टेज होती है, मतलब यहाँ पर जो फोकस होगा लिबिडो का वो माउथ पर होता है, प्लेजर उसको माउथ से मिलता है। छोटे बच्चे के अगर आप मुंह में उंगली डालिएगा तो उसको शक करेगा, उसको काटता है, क्योंकि उसको उसको प्लेजर मिलता है वहां से। सेकंड स्टेज यहाँ पर एनाल स्टेज, जहाँ पर जो फोकस होता है लिबिडो का जो अर्ज होती है वो होती है एनएस पर, जन्म से 1 साल से लेकर 3 साल तक। इसमें बच्चा सीखता है टॉयलेट ट्रेनिंग करना, और इसकी पहले वाली स्टेज में सीखता है फीडिंग करना प्रॉपर तरीके से, अगर फीडिंग हो पाती है उसकी सीख पाता है। ओके। तो उसके अंदर जो है उसका डेवलपमेंट हो पाता है उस स्टेज में। अदरवाइज स्मोकिंग, नेल बाइटिंग करना, नाखून काटना, ओवर ईटिंग करना, ज्यादा खाना, कम खाना, क्योंकि उसके अंदर जो है एक वर्च्यू डेवलप नहीं हो पाता है, तो एडल्ट फिक्सेशन उसमें हो जाता है। इसको एक एक करके समझ लेते हैं सभी के सभी स्टेजेस को। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज दैट इज कॉल्ड ओरल, जन्म से लेके 1 ईयर तक। और यहाँ पर जो लिबिडो होता है, जिसको सेक्सुअल अर्ज बोला गया है, एनर्जी बोला गया है, जो होती है माउथ में। ओके। सो द इन्फेंट जो बच्चा होता है दैट ड्राइव प्लेजेंट प्लेजर फ्रॉम ओरल स्टिमुलेशन थ्रू दी ग्रेटिफिकेशन एक्टिविटी सच एज टेस्टिंग, सकिंग, ब्रेस्ट फीडिंग। ओके। वो बच्चे को जो है ब्रेस्ट फीडिंग में, सकिंग करने में, टेस्ट करने में बहुत मजा आता है, क्योंकि जो फोकस होता है एनर्जी का वो माउथ में होता है, राइट? एंड चिल्ड्रन चाइल्ड आल्सो डेवलप अ सेंस ऑफ ट्रस्ट कंफर्ट थ्रू दी ओरल स्टिमुलेशन। ओरल स्टिमुलेशन के माध्यम से उसके अंदर कंफर्ट डेवलप होता है, ट्रस्ट डेवलप होता है। 1 सेकंड गाइस। ओके।
जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो इस स्टेज में एक कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है कि कैसे बच्चे में जो है वीनिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, डेवलप होगा। मतलब होता है कि धीरे धीरे बच्चा जो है जो ब्रेस्ट फीडिंग करना होता है उसको धीरे धीरे रोकना होता है, स्टॉप करना होता है। ओके, तभी बच्चे के अंदर एक जो है इस स्टेज का जो डेवलपमेंट होता है फीडिंग करने का वो कंप्लीट हो पाता है, बच्चा सीख पाता है धीरे धीरे। ओके, अदरवाइज अगर वो नहीं सीख पाएगा तो उसके अंदर एक ओवर ईटिंग या इस प्रकार से नाखून काटना प्रॉपर तरीके से अगर उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा इस स्टेज के अंदर फीडिंग का, तो इस प्रकार का फिक्सेशन उसके अंदर डेवलप हो। ओके, ओरल फिक्सेशन कैन रिजल्ट इन प्रॉब्लम्स जैसे कि ड्रिंकिंग, ईटिंग, स्मोकिंग, नेल बाइटिंग। सो दीज आर द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स व्हिच अराइज इन द फर्स्ट स्टेज, अगर सही से उसका विकास नहीं हो पाता है पहली स्टेज के अंदर। ओके, सेकंड स्टेज दिस इज द एनएल एंड दैट इज फ्रॉम फर्स्ट टू द थर्ड ईयर, जो 1 साल से लेकर 3 साल तक। एंड द फोकस ऑफ लिबिडो, फोकस ऑफ अर्ज, सेक्सुअल अर्ज और यू कैन से लिबिडो, दैट इज ऑन द एनस। और इस स्टेज में बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग करना सिखाया जाता है। तो सेकंड जो स्टेज है जहाँ पर उसका विकास होता है टॉयलेट ट्रेनिंग करना सही तरीके से। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पता नहीं होता है राइट, कहाँ पर कब करना है टॉयलेट, ओके, कहाँ पर करना है, तो इस स्टेज में बच्चों को सिखाया जाता है प्रॉपर तरीके से। ओके, द चाइल्ड हैज टू लर्न कंट्रोल देयर बॉडली नीड्स। ओके, कितना खाना है, क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता है, वो ज्यादा खा लेते हैं, कम खा लेते हैं राइट, तो फिर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं उस चीज को लेकर के। तो बच्चों को यहाँ पर जो है पेरेंट्स होते हैं वो सही तरीके से अगर उसको प्रेस करेंगे, रिवार्ड्स करेंगे कि सही तरीके से अगर वो टॉयलेट कर रहा है राइट, उसको अप्रिशिएट करना, किस टाइम पे करना चाहिए, किस टाइम पे नहीं करना है, उस चीज को अगर पेरेंट्स सही तरीके से उसको समझाएंगे, प्रेस करेंगे, तो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर एक फीलिंग डेवलप होगी कैपेबिलिटी की, प्रोडक्टिवनेस। तो उसको लगेगा कि वो बच्चा सही तरीके से चीज़ों को कर पा रहा है, तो उसके अंदर एक जो है सेकंड स्टेज के अंदर टॉयलेट ट्रेनिंग का जो है विकास होगा, वो सही से कर पाएगा। अदरवाइज द इंडिविजुअल हैज द मैसी, वेस्टफुल और डिस्ट्रक्टिव पर्सनालिटी। सो दिस इज द सेकंड स्टेज जहां पर डेवलपमेंट होता है टॉयलेट ट्रेनिंग का। तीसरा स्टेज यहाँ पर है पहले स्टेज। पहले स्टेज 3 साल से लेकर 6 साल तक होती है, जहां पर एनर्जी का फोकस होता है जेनेटिव पे, जिसको हिंदी में बोलते हैं जननांग। ओके, इस एज में या इस स्टेज में जो ऑडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का जो कंसेप्ट है वो डेवलप होता है। ओके, अब ये कंसेप्ट क्या है इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर प्राइमरी फोकस होता है लिबिडो का इज ऑन दी जेनाइटल्स, जननांग पर। इस एज में बच्चे जो है दे आल्सो स्टार्ट बिगन टू डिस्कवर द डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड, ओके, मेल और फीमेल में डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट कर देते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको 3 साल से लेकर 6 साल में। ओके, एंड इस स्टेज में जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है और इलेक्ट्रा और वन सेकंड ऑडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, इसको समझ लेते हैं। देखिए, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि जब जो है यंग बॉय बिगन टू व्यू देयर फादर एज अ राइवल फॉर द मदर अफेक्शन, मतलब होता है सिंपल भाषा में बोले तो अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन डेवलप होता है इस स्टेज में। ओके, जो बच्चा होगा जो लाइक बॉय होगा वो अट्रैक्ट करेगा अपनी मदर की तरफ, और जो अ, लड़की होगी, छोटी बच्ची होगी, वो अट्रैक्ट करेगा अपने फादर की तरफ, और जो है वो अपने मदर और फादर को एज ए राइवल ट्रीट करेंगे, उसको देखेंगे। ओके, जो फॉर अ यंग गर्ल ही सी यूज टू डिस्क्राइब द सिमिलर सेट ऑफ फीलिंग्स एक्सपीरियंस बाय द यंग गर्ल। जैसे कि जो बच्चा होता है, जो बॉय होगा, वो अपने फादर को एज ए राइवल देखेगा और मदर की तरफ उसका अफेक्शन बहुत ज्यादा होगा। इसी प्रकार से जो लड़की होगी वो अपनी मदर को एज ए राइवल देखेगी और अपने फादर की तरफ उसका अफेक्शन बहुत ज्यादा होगा। तो इसको हम बोलते हैं ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ये दोनों अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, इसको याद करने का तरीका, जैसे कि यहाँ पर हम अगर बॉय लिख देंगे तो इस वो इसमें भी है और वो इसमें भी है, तो ये हो जाएगा आपका बॉय के लिए ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स गर्ल्स के लिए। ओके, इस स्टेज में सुपर ईगो धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट होता है कि क्या सही है, मोरल क्या गलत है, उस चीज को बच्चे धीरे धीरे समझने लगते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेज है इसमें यूरोनेसिस अनाल स्टेज में फिक्सेशन के कारण होता है। हाँ बिल्कुल सही है, फिक्सेशन जो भी अगर सही से प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगा तो कहीं ना कहीं उसके अंदर फिक्सेशन आएगा। ओके, साइकोडायनेमिक थ्योरी और साइको बोथ आर सेम। देखिए, साइकोडायनेमिक थ्योरी और साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी गई सिग्मंड फ्रॉइड के द्वारा है। दोनों ही एक ही है लेकिन थोड़ा थोड़ा अलग है उसमें। उन्होंने सेक्सुअल थ्योरी में फोकस किया है उन्होंने किस पर, कि जो पर्सन का पर्सनालिटी का विकास हो रहा है
उसके पीछे जो सेक्सुअल अर्ज है या जो एनर्जी है वो वर्क करती है। ओके, उसको साइकोडायनामिक थ्योरी को मैंने बताया था ना, आपको पहले पढ़ाया था कि उन्होंने बताया था कि जो हमारी जो पर्सनालिटी का विकास होता है उसके 3 कंपोनेंट होते हैं, ईड, ईगो और सुपर ईगो। ओके, इसको देख लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट इसमें है लेटेंट। लेटेंट का मतलब होता है जो चीज छुप जाती है 6 साल से 12 साल तक। यहाँ पर जो एनर्जी होगी, फोकस ऑफ लिबिडो और अर्ज, सेक्सुअल अर्ज और लिबिडो, दैट इज नो। इसका मतलब है कि किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट्स पर वो एनर्जी का फोकस नहीं होता है। जो एनर्जी होती है वो बेसिकली स्पेंड हो जाती है, रिप्रेस हो जाती है। बहुत सारी इस एज में 6 से लेकर 12 साल तक की एज में बच्चे जो है स्कूल में होते हैं, वो नए नए स्किल्स को डेवलप करते हैं, उनकी जो हॉबी होती है उसको परफॉर्म करते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स लर्न करना, उनके जो इंटरेस्ट होते हैं उसमें काम करना, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना, तो उसमें बहुत सारी एनर्जी उनकी चली जाती है। तो जो एनर्जी होती है, सेक्सुअल जो एनर्जी होती है, वो किसी पर्टिकुलर बॉडी के किसी एक हिस्से पर नहीं होती है। ओके,